हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। शुरू करते हैं। तो मेंस के रिगार्डिंग आज के 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं। पहला है यूएस चाइना का ट्रांजैक्शनल रिलेशन। हमने काफ़ी डिस्कशन करी है इस पे। इसमें एक दो नए पॉइंट्स दिए गए हैं, समझेंगे उन चीज़ों को। सेकंड कहता है पोक्सो एक्ट, इसके बारे में देखेंगे क्या ये जेंडर न्यूट्रल है या सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए क्या है। थर्ड है वाई इज बाइंग भांग। भांग जानते हो आप, सबको सुने होंगे इसके बारे में। तो भांग को खरीदना लीगल है बट कैनबिस प्लांट को अपने घर में ग्रो करना इलीगल है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, समझेंगे इन चीज़ों को। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 32 न्यूज़ में है, कालांडो माइंस न्यूज़ में है, मुंडू ट्राइब्स वगैरह है। तो आपके लिए होमवर्क है, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का। डिस्कस करो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। हाउ डज दिस एड्रेस द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन बुंदेलखंड। एंड वन मोर थिंग, आपको जो मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका सोर्स क्या है। तो डेली द इंडियन एक्सप्रेस के भीतर कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो वहीं से आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है कि टॉपिक कोई मिस ना हो जाए आपका। एंड वीडियो के एंड में एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको देख लेना अपने से। कुछ दिक्कत आती है तो पूछना। फर्स्ट टॉपिक देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई बाइंग भांग फ्रॉम द मार्केट इज लीगल। इंडिया की बात करें तो भांग खरीदना लीगल है बट ग्रोइंग द कैनबिस प्लांट एट होम इज नॉट। तो उसके प्लांट को घर में ग्रो करना लीगल नहीं है बट हम खरीद सकते हैं उसको लीगली। फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ के ऊपर। देखो, तो केरला हाई कोर्ट में एक केस आया था, एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उस पर केस किया गया, उसने घर में अपने कैनबिस प्लांट को ग्रो किया। तो उस पिटिशनर ने, उस व्यक्ति ने अपना आर्गूमेंट दिया कि चूंकि मेरे घर में जो प्लांट्स पाए गए हैं वहां पर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग टॉप्स नहीं है उनके, मतलब वो फल नहीं दिया है अभी तक, उसमें फूल नहीं आए हैं, इसलिए बाय लॉ हम पे कोई केस नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा आप इस वाले पैराग्राफ पर। एक एक्ट का नाम दिया गया है एनडीपीएस एक्ट। इसका नाम है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985। यहाँ पर बताया गया है कि कैनबिस प्लांट जो होता है वो सोर्स होता है बोथ गांजा का भी, चरस का भी। अगर चरस की बात करते हैं वो उसी प्लांट से निकलता है रेजिन के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में। अगर गांजा की बात करते हैं तो उस प्लांट का जो फ्लावर है, फ्रूट है, उससे बनाया जाता है। देखो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि चरस एंड गांजा, इनको डिफाइन किया गया है एनडीपीएस एक्ट में। सही हो जाएगा स्टेटमेंट सेक्शन 2 के भीतर। बट उस डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीड्स का, लीव्स का जिक्र नहीं आता है। हम बात करें नेशनल ड्रग साइकोट्रोपिक एक्ट की, उसमें हम बात करते हैं फ्रूट्स की, फ्लावर की, रेजिन की, ऑयल की। उस प्लांट के सीड्स के बारे में, लीव्स के बारे में चर्चा नहीं करी गई है। ऐसा कह सकते हैं कि बैन नहीं है उस पर। तो अकॉर्डिंग टू दैट पिटिशनर, उसने बोला कि जो रेगुलेशन है, जो एक्ट है, वो किस चीज़ के लिए सिर्फ है, फ्रूट्स के लिए है, फ्लावर्स के लिए, सीड्स के लिए एंड लीव्स के लिए नहीं है, इसलिए मेरा केस तो बनता ही नहीं है। बट यहाँ पर एक कैच है। फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर। नाम क्या है इसका, द भांग लूप होल। इसमें डिस्कशन करी गई है कि इस एनडीपीएस एक्ट में भांग को लिटरली मेंशन नहीं किया गया है। कैनबिस प्लांट के बारे में बात करी जाए, उसके लीव्स को, उसके सीड्स को, जिससे कि भांग बनता है, उसको भी मेंशन नहीं किया गया है। बट इट डज नॉट मीन कि भांग जो है वो अनरेगुलेटेड है। उसी एक्ट में कैच दिया हुआ है कि भांग की जब बात आएगी तो उसको स्टेट लॉज के द्वारा, रेस्पेक्टिव स्टेट्स के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कैनबिस प्लांट की, उसका जो लीव्स है एंड सीड्स है जिससे कि भांग बनता है, वो सभी किसके अंडर आता है, स्टेट लॉज के अंदर आता है। बट उसके फ्रूट्स की बात करें, उसके फ्लावर्स की बात करें, वो कहाँ आता है, एनडीपीएस एक्ट यानी नेशनल लॉज के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है ग्रोइंग एट होम नॉट अलाउड, ग्रोइंग एट होम नॉट अलाउड। तो इफ कैनबिस लीव्स एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड, तो क्या उसको हम ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ काम में आता है सेक्शन 8B ऑफ एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 8B ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जो कि मना करता है कि कैनबिस प्लांट को मेडिसिनल पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, ऑफेंस कहाँ लाई करता है, प्लांट के ग्रो करने में ही ऑफेंस है। वो फ्रूट्स एंड सीड्स की बात तो बाद में आएगी, इसलिए कैनबिस प्लांट को जो ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है, वही अपने आप में ऑफेंस है। तो अगर बात करते हैं कैनबिस प्लांट के सीड्स एंड लीव्स की, जिससे कि भांग बनता है, वो किसका सब्जेक्ट आता है, स्टेट के अंदर आता है। तो जिस भी राज्य में, एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह है, जहाँ पर भांग को ग्रो करना, कल्टीवेट करना अलाउ किया गया है, आप वहाँ पे कर सकते हो। बट जहाँ पर नहीं किया गया है वहाँ पे आप बिना मेडिसिनल पर्पस के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते हो। देखो, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पूछ देगा कि क्या कैनबिस प्लांट से ही चरस, गांजा, भांग सब कुछ बनता है। तो यस, डिफरेंट पार्ट से बनता है, कुछ फ्रूट से, कुछ सीड से। अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या कहता है, ये हेडिंग क्या है इसकी, द पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिजाइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे आर्टिकल को हम, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इशूड अ नोटिस ऑन अ पिटिशन अराइजिंग फ्रॉम अ केस, एक केस आई थी जिसमें एक महिला वुमन स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर बॉय, जो कि ऑफेंस है अंडर सेक्शन 3 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012। देखो पोक्सो एक्ट की बात करें किसके लिए है, वो चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट है, जो बच्चे 18 ईयर्स से कम के हैं उनके अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उसको बचाने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए एक्ट बनाया गया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई रियली होप कि आप इस टॉपिक पर एक मैच्योरिटी शो करोगे एंड इस सेंसिटिव मुद्दे को समझने में किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं रखोगे। तो आप अगर फुल फॉर्म देखो इस एक्ट का, पोक्सो का, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यहाँ पर चिल्ड्रन शब्द को यूज़ किया गया है, गर्ल्स बॉयज़ नहीं है, तो इस मामले में तो जेंडर न्यूट्रल है। बट अगर हम बात करें ऑफेंडर्स की, जो ऑफेंड करता है, जो क्राइम करता है, उसकी बात करें तो क्या वो पुरुष के लिए है या महिलाओं के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑफेंडर एक महिला है, उसने पिटिशन क्या दी, उसने आर्गुमेंट रखी है कि ये जो पोक्सो एक्ट है जेंडर स्पेसिफिक है। देखिए क्या कहता है, पिटिशनर हैज़ क्लेम्ड दैट प्रोविजंस इज जेंडर स्पेसिफिक अप्लाइज ओनली टू मेल। इसका मतलब है उस महिला ने कहा उसने ऑफेंस किया, उसने गलत किया, बट वो कह रही है कि ये जो एक्ट है वो तब एप्लीकेबल होगा जब कोई पुरुष ऑफेंस करे। अब फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर, इसमें कुछ आर्गुमेंट से बताया गया है दिस एक्ट इज ट्रूली जेंडर न्यूट्रल, मतलब ऑफेंस करने वाला, अब्यूज करने वाला महिला है या पुरुष है उससे मतलब नहीं है, दोनों के लिए पेनाल्टी सेम है। तो एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट्स को देखते हैं हम। पहला कहता है सेक्शन 13(1) ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, एक्ट है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, जीसी एक्ट 1897। तो जीसी एक्ट जो हमारा है बेसिकली डिक्शनरी के रूप में काम करता है लॉज के मामले में। कोई लॉ है, कोई शब्द वहाँ दिया गया है, काफ़ी क्लिष्ट, काफ़ी टफ शब्द है, उसको बताया गया है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ पर साफ कहा गया है, ध्यान दीजिएगा इस ब्लू वाले हाईलाइट पर, अकॉर्डिंग टू दैट जीसी एक्ट, किसी लॉ में, किसी एक्ट में अगर ही शब्द का प्रयोग किया गया, ही मेल वाला शब्द का यूज़ किया गया है, उसमें शी इज़ ऑलरेडी इम्प्लाइड, वो इम्प्लाइड है, अनलेस वहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि शी इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, यहाँ से हम सेंसिटिव पार्ट में डेल्व करने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस एक्ट की बात करें, पोक्सो एक्ट की बात करें, तो ये इनकम पास करता है सर्टेन एक्ट्स बियॉन्ड द पिनाइल पेनिट्रेशन। देखिए जब भी हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट की, अब्यूज़ की बात करते हैं, तो एक बेसिक सा ना हमारे मन में प्रेजुडिस है कि रेप कौन करता है, मेन करते हैं, किसका होता है, फीमेल का होता है, बट नहीं। तो इन ब्रॉडर टर्म्स अगर देखा जाए तो उसको रेप बोलो, आप सेक्सुअल असॉल्ट बोलो, अब्यूज़ बोलो, उसका मतलब सिर्फ पिनाइल पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज़, क्या होता है ये, तो यहाँ पे जेंडर की बात नहीं होती है, मेल या फीमेल नहीं, ऑफेंडर कोई भी हो सकता है, बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के कंसेंट के आप उसको टच भी कर रहे हो गलत तरीके से, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। अकॉर्डिंग टू दिस पोक्सो एक्ट, अब्यूज़ जो है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है किसी प्रकार का है, किसी ने भी किया है, द पेनाल्टीज आर सेम। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर, यहाँ पर चर्चा करी गई है सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। तो दिस सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस रेप। तो अगर BNS की बात करें, इस सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर रेप को जेंडर स्पेसिफिक बताया गया है, मतलब कमिट करने वाला मैन है, ऑफेंस करने वाला मेल है, अगेंस्ट अ वुमन। इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि रेप का मतलब क्या है, किसी प्रकार का पेनिट्रेटिव एक्ट जो एक मेल करता है फीमेल के अगेंस्ट। बट ऐसा कोई क्लॉज पोक्सो एक्ट में नहीं है, मतलब ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। फर्स्ट फैक्ट क्या है प्रीलिम्स के लिए कि रेप को डिफाइन कहाँ किया गया है, BNS के सेक्शन 63 में। किस प्रकार से किया गया है, जेंडर स्पेसिफिक तरीके से। अगर पोक्सो एक्ट की बात करें, वहां पर सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, तो वहां पर जेंडर न्यूट्रल है ये। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि पोक्सो एक्ट में हर प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज को एक ऑफेंस के रूप में ट्रीट किया गया है। अगर BNS की बात करते हैं, वहां पर रेप को डिफाइन कैसे किया गया है, ओनली पेनिट्रेटिव एक्ट कमिटेड बाय मैन अगेंस्ट वुमन। ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, इट सर्व्स द लॉज पर्पस। यहाँ पर देखो बहुत ही गंभीर बात पर चर्चा करी गई है, एक केस की चर्चा की गई है, साक्षी वर्सेस इंडिया 2004, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। कहता है कि दिस केस हाईलाइटेड द डाइवर्सिटी ऑफ अब्यूज दैट एनी लॉ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन मस्ट एनकम्पास a wide range of abuse of sexual conduct beyond the penile vaginal intercourse। देखो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले I was very uncomfortable, बट सच्चाई क्या है कि हम इस समाज में रहते हैं, इन बातों से हम कन्नी नहीं काट सकते हैं। देखो टिपिकली इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होता है, बट ये क्राइम डेली हो रहे हैं।
तो इन बातों से भागने से काम नहीं चलेगा, वी शुड डिस्कस अपॉन दिस। और एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो भी इस समाज में देखो गलत कुछ होता है, कुछ भी किसी प्रकार का भी गलत हो, करने वाला या जिसके अगेंस्ट हो रहा है, दोनों सोसाइटी के ही पार्ट होते हैं। ऑफेंडर्स कोई बाहर से नहीं आते हैं, किसी न किसी की फैमिली का हिस्सा वो होते हैं। खैर देखिए, एग्जाम के लिए कुछ फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 ऑफ पोक्सो, सेक्शन 13(1) ऑफ जीसी एक्ट, सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस एंड साक्षी वर्सेस इंडिया केस 2004। फिर देखो पोक्सो एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कुछ बेसिक से फैक्ट्स इनके बारे में जान लो। पहला है, हमने देखा जेंडर न्यूट्रल होता है। सेकंड कहता है कि बच्चे इसमें 18 ईयर्स से जो कम होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ अब्यूज़ किया गया है, उसके रिगार्डिंग एक्ट है ये। थर्ड कहता है कि एक अमेंडमेंट करी गई थी 19 में 2019 में, जिसमें कि डेथ पेनाल्टी को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। वन मोर फैक्ट क्या है कि चाइल्ड रिलेटेड पोर्नोग्राफी मटेरियल को अपने घर में अपने पास रखना, ये भी ऑफेंस है किसके अंतर्गत, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो पोर्नोग्राफी को बनाना तो क्राइम है ही, बट इस मटेरियल को रखना भी क्राइम है। फिर है इस एक्ट में कंपनसेशन की बात होती है, उन बच्चों के केयर की बात होती है, रिलीफ की बात होती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, कहता है कि चाइनाज डोमिनेंस रेस्ट ऑन फ्रेजाइल फाउंडेशंस। देखो हमने बार बार डिस्कशन किया है, नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए यूएस चाइना के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वॉच करो। हमारा नवंबर 19 का जो एक लेक्चर आया था संडे वीकली स्पेशल में, हमने डिस्कस किया किस प्रकार से जो ग्रेविटी है इकोनॉमी की कह लो, स्ट्रेटजी की कह लो, शिफ्ट हो चुकी है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अभी के समय में अगर आप ये सोचते हो कि दुश्मन है चाइना एंड यूएस आर दुश्मन, ये गलत कंसेप्ट है। दुश्मन दोस्त वाली कोई चीज़ अभी है नहीं। अभी क्या चलता है, ट्रांजैक्शनलिज्म। यहाँ पर मोरल वैल्यूज एथिक्स वगैरह से पीछे रह गए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। तो जो फैक्ट्स बेसिक हैं, जो कोड है बिटवीन द चाइना एंड यूएस रिलेशंस राइवलरीज, उसको डिस्कस हमने किया है उस लेक्चर में। प्लीज़ एक बार देख लेना उसको, बहुत बढ़िया लेक्चर है वो। चलो, इसमें कहता है कि यूएस वॉज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड बिफोर 2008। इसका मतलब समझते हैं हम, बट सिंस 2008 क्या हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उसका प्रोमिनेंस बढ़ते जा रहा है। तो हमने डिस्कस किया था अपने उस लेक्चर में किस प्रकार से बात करें 2008 से 9 की, तो पूरे ट्रांस अटलांटिक वाले पार्ट में एक बहुत बड़ा रिसेशन आता है, क्राइसिस आती है। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली जो यूएस है एक स्कीम चलाती है, इजी हाउसिंग की कोई स्कीम रहती है। उसमें दो बातें होती है, पहला जो लोन मिलता है घर खरीदने के लिए काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे एंड बिना पीपल की लोन रीपेइंग कैपेसिटी को चेक किए हुए लोन मिल जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट में रिसेशन आ जाता है। तो उससे उसका प्रभाव जो है यूएस पर पड़ता है, यूरोप पर पड़ता है। आप देख लेना उस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखो अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक महासागर जो है उसके बोथ साइड पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सभी की अर्थव्यवस्था में एक दिक्कत आ जाती है। उस टाइम पर चाइना इमर्ज करता है उनके रक्षक के रूप में। तो चाइना दो तरीके का स्ट्रेटजी को अपनाता है। फर्स्ट क्या होता है, अपनी कंट्री में हेविली वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। सेकंड क्या करता है, वो यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको परचेज करता रहता है। अल्टीमेटली इसे देखो अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने से वहाँ डिमांड इंक्रीज कर रहा है। डिमांड जब इंक्रीज करता है उसको फुलफिल करने के लिए वो इम्पोर्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो वेस्टर्न कंट्रीज का इम्पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या करता है, वो बाय इन्वेस्टिंग इन द यूएस बॉन्ड्स, वो हेल्प करता है यूएस डॉलर के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। तो चाइना जो है अल्टीमेटली अपने मार्केट को इतने बढ़िया से यूज़ करता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं धीरे धीरे उस पर डिपेंड करना शुरू कर देती हैं। वही वो वाटरशेड मोमेंट होता है जब चाइना एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले पैराग्राफ पर एक बहुत बड़ी बात की गई है। इसको कंपेयर किया गया है कोल्ड वार के पीरियड से। इसको बोला गया है टुडेज कोल्ड वार। अभी का जो देखो सिचुएशन चल रहा है, एक राइवलरी कह लो, खींचतान कह लो बिटवीन चाइना एंड यूएस, उसको बोला गया है न्यू फॉर्म ऑफ कोल्ड वार। ये किस प्रकार से डिफरेंट है ओल्ड कोल्ड वार से, कि पहले कोल्ड वार की बात करें वहाँ पर यूएस था एक तरफ सोवियत था। यूएस एंड सोवियत के बीच में डिफरेंसेस थे। पहला क्या था, डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन आइडियोलॉजी। अगर सोवियत की बात करें वहाँ था कम्युनिज्म, अगर यूएस की बात करें कैपिटलिज्म। बट अभी करेंटली एक सिमिलैरिटी है बिटवीन चाइना एंड यूएस। दोनों में देखो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। तो इस कोल्ड वार में देखो बेस में क्या है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यहाँ पर जमीन कैप्चर करना, इन्फ्लुएंस करना नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का झगड़ा है कि इन फ्यूचर इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर किसकी मोनोपोली होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक टर्म दिया गया है रन अवे इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है, वेरी अनकंट्रोल्ड तरीके से प्राइस का राइज करना। तो इस रन अवे इन्फ्लेशन का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसको हम। एक लाइन दी गई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है चाइना पर फॉर कंज्यूमर गुड्स।
जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज़ है, क्लोथिंग है, काफ़ी चीप दाम पे मिल जाती है इनको। तो अगर कहता है इस सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, मतलब अगर चाइना किसी भी कारण से अपने एक्सपोर्ट को, जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उसको कम कर देता है, तो यूएस में रन अवे इन्फ्लेशन आ सकता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन में डिस्कस किया था कि अगर डिमांड सप्लाई जब मैच नहीं करती है, उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, गुड्स के प्राइसेस हाइक करते हैं। तो सपोज करो एग्जांपल के तौर पर चाइना आज के आज स्टॉप कर दे, अपने माल को वहाँ पर भेजना स्टॉप कर दे, तो जिस गति से डिमांड में चेंज आता है अप या डाउन, उस गति से सप्लाई में चेंजेस नहीं आ सकता है। देखो तुम किसी को आज पैसा दे दो, उसके हाथ पे रुपया रख दो, वो क्या करेगा, स्पेंड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी डिमांड तुरंत से बढ़ गई, बट सप्लाई क्या इतनी तेजी से बढ़ सकता है, नहीं। तो यूएस अभी क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने डिपेंडेंस को, जो चाइना पर इतना डिपेंडेंट है, वो जानता है अगर उस पर ज़्यादा हम प्रेशर डालेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर भी दिक्कत आ सकती है। बट बात यहाँ पर आती है कि क्या ये डिपेंडेंस एक तरफा है, मतलब सिर्फ यूएस ही मजबूर है, नहीं, चाइना जो है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। किस प्रकार से, देखिए आप जानते हो जो चाइना की इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन नहीं है, वो मार्केट ड्रिवन है। शुरुआत से हमने कहा है, 2008 की बात कर लो, जो चाइना का अप्रोच रहा है कि अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन बनाना, मतलब इतना इन्वेस्ट उसने कर रखा है कि आज अगर यूएस अपने मार्केट्स को क्लोज कर ले, उसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे, तो चाइना के इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर देखो बोथ चाइना एंड यूएस डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स। आप जानते हो अगर चाइना की बात करें तो मोनोपोलाइज करता है वो इनके प्रोसेसिंग पर। 90% जो है प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, चाइना के भीतर होती है। तो देखो यहाँ पर चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, दोनों के पास लेवरेज है, एक प्रेशर पॉइंट है, उसको यूज करते रहते हैं, वो एग्रीमेंट्स करते रहते हैं, उसका प्रभाव जो है पड़ता है ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर। इसको हम कह सकते हैं एक ट्रांजैक्शनल फ्रेमवर्क है बिटवीन यूएस एंड चाइना। अगर दोनों के रिश्ते की बात करें कैसा है, ट्रांजैक्शनल बिजनेस करते हैं ये लोग। बोथ द कंट्रीज क्या है, डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इनका आपस में एग्रीमेंट, कंपटीशन, राइवलरी चलते रहेगा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को यहाँ पर कैसा स्टैंड लेना चाहिए। बिकॉज रिसेंटली जब बुसान समिट्स हुए बिटवीन यूएस एंड चाइना, वहाँ पर देखा गया है कि इन दोनों ने अपने मैटर्स को खुद ही सॉल्व कर लिया है। पहले क्या था, यूएस वाज यूजिंग इंडिया, यूएस वाज सीइंग इंडिया एज प्रॉक्सी, एज टूल टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक। बट अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है धीरे धीरे इस मामले में अपना इन्फ्लुएंस कम कर रहा है। मतलब बाकी चीज़ों की बात अगर ना करें, चाइना फैक्टर को देखें, तो यूएस को अब इंडिया की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम पर क्या है, डिप्लोमेटिक रोमांटिसिज्म की बात नहीं होती है, यहाँ पर एथिक्स, दोस्ती की बात नहीं होती है, हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनलिज्म की, जहाँ पर हमारे नेशनल इंटरेस्ट लाई करते हैं, हम एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, नहीं लाई करते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स देखते हैं। पहला देखो, आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे इसको कहा गया है ये बॉर्न होता है आउट ऑफ द विजन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। कह सकते हैं इसको कि इसके जनक कौन है, अंबेडकर साहब। फोकस करिएगा यहाँ पर इस पैराग्राफ पर। इस पैराग्राफ में दो बातें कही गई। फर्स्ट क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको कि प्रेजेंट किया गया था 1946 में, उसमें दो कमियां थी। फर्स्ट, इट फेल्ड टू एड्रेस द सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सेकंड क्या था, यहाँ पर रेमेडीज की बात नहीं कही गई थी। पूछ सकता है प्रीलिम्स में इस चीज़ को। तो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला आर्टिकल 368, दूसरा था आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 368 की बात करें, वो अमेंडमेंट की चर्चा करता है, उस पर सब लोग सहमत थे। बट जब बात आती है आर्टिकल 32 की, किसके रोल से आया है, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, एक नाम दिया गया है कलांडो माइन। कलांडो माइन कहाँ की बात हम कर रहे हैं, DR कॉन्गो की। किसके लिए फेमस है, कोबाल्ट एंड कॉपर के लिए। एक और नाम देखिए, लुबाबा प्रोविंस, अगेन DRC कॉन्गो की बात है, बट लुबाबा नाम से एक नदी भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो कलांडो माइंस कह ले, लुबाबा प्रोविंस कह ले, रिवर कह ले, कहाँ पर है, कॉन्गो, सॉरी DRC कॉन्गो। नेक्स्ट देखिए, एक नाम दिया गया है मुंडुरुकु ट्राइब। ये कहाँ की बात हम करते हैं, ब्राज़ील की। स्पेशली जो अमेजॉन रिवर है उसके किनारे जो जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पर रहते हैं और सिर्फ ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नाम जान लीजिए इनका। न्यूज़ में क्यों है ये, तो ये अपोज कर रहे हैं ब्राज़ील के डिसीजन के कि अमेजॉन में कुछ डेवलपमेंट्स करने, कुछ काम करने हैं। इसके लिए एक मूवमेंट का नाम दिया गया है MIAYU मूवमेंट, मतलब मुंडुरुकु आइपेरेक आयु मूवमेंट। पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, एक नाम दिया गया है पूर्वी प्रचंड प्रहार। क्या ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल के मेचूका में। अरुणाचल के मेचूका में। लास्ट फैक्ट आज का है, सेंकाकू आइलैंड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ईस्ट चाइना सी, जो कि पार्ट है पैसिफिक ओशन का।
इसका दूसरा नाम क्या है, दीयू आइलैंड्स। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। अभी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाए जाएंगे आपको। प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आती है तो पूछो। अगेन सोर्स क्या है उसका, इंडियन एक्सप्रेस।